हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कक्षा 10 के लिए वीडियो है। जैसे कि कक्षा 10 के बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एक वीडियो उनको मिला है। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है, काफ़ी क्लासेस हैं, परंतु आपके लिए वीडियो में बीच बीच में लाता रहूँगा, मैंने आपसे वादा किया है। तो आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान और इसमें भाग का यानी भौतिक विज्ञान पर बात करेंगे, जिसमें प्रकाश। तो बच्चों, जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों, इसमें आपने पिछले वाले वीडियो में जहाँ तक समझा था, हमने क्या देखा था कि इसके परावर्तन के नियम हम उसमें पढ़ रहे थे। परावर्तन के नियम, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपने देखे कि दो नियम होते हैं, जिसमें मैंने एक नियम आपको बताया था। आज हम लोग इसमें द्वितीय नियम पर चलेंगे। द्वितीय नियम, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपने कैसे फिगर को ड्रॉ किया था, ऐसे किया था, और ये पॉलिश की गई थी, यानी ये परावर्तक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और ये हमने इस तरीके से एक किरण खींची, इस बिंदु के क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और ये वाली रेखा इस तरीके से गई थी, तो इसको कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। याद आ रहा है? आपतित किरण, ठीक। और इस वाली रेखा को क्या कहेंगे? जो है परावर्तित किरण, ठीक है बच्चों। तो और यहां से बच्चों जो ये रेखा खींची गई, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब। तो बच्चों, इसी पर दूसरा नियम आधारित है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे? ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, दोनों के बीच में ये एक ही तल में होता है। तल का मतलब बच्चों, जैसे कि एक ऐसे प्लेन पर है, कोई इसके बाहर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? यहीं पे हम लोग लिखते हैं कि आपतित किरण, ठीक है, कामा अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो यही बच्चों इसका द्वितीय नियम है। पहला नियम तो आपने पढ़ा था कि इसमें क्या था? ये आपतन कोण था, ठीक है। ये वाला आपका आपतन कोण था, यानी इसको हम लोग आई से लिख रहे थे, और ये परावर्तन कोण था, जो कि आपस में बराबर था। तो दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका द्वितीय नियम हो गया। अब बच्चों, इसके आगे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम आगे चलते जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। अब बच्चों देखिए, समझते हैं, ठीक है। समझना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई इस तरीके से दर्पण है और यहाँ पर एक तरफ पॉलिश हमने ऐसे कर दी, ठीक है, एक तरफ कहीं पे भी, ये जरूरी नहीं कि इधर या उधर। तो बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण। क्या कहेंगे बच्चों? समतल दर्पण। और बच्चों, अगर इस तरीके से हमारे पास है ऐसे, ठीक है, और बच्चों हमने जो है यहाँ पॉलिश कर दी, कहाँ? बाहर की तरफ, इस तरीके से ऐसे पॉलिश कर दी, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों इस तरीके से है, यानी यही है, मगर पॉलिश अब कहाँ कर रहे हैं हम? अंदर की तरफ, यानी कलई। क्या कर रहे हैं? कलई। तो अगर इस तरीके से कर दिया जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये होता है, इस तरीके से। तो ये कलई किया हुआ भाग है। ठीक है, अब बच्चों समतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो बच्चों गोली दर्पण की अगर बात करें तो देखिए गोली दर्पण कैसे होता है, मतलब ये गोली दर्पण का ही एक भाग है। तो बच्चों देखिए अगर कोई खोखला गोला है इस तरीके से कांच का, ठीक, हमारे पास क्या है खोखला गोला है, जैसे मान लीजिए आप बल्ब देखते हैं तो खोखला अंदर रहता है ना, तो वैसे कोई कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है, तो बच्चों इस खोखले गोले का अगर एक हिस्सा ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, ऐसे काट दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए इतना काट के हमने निकाल दिया ऐसे, तो ऐसे हमने निकाल दिया। अब यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कटा हुआ गोला हो गया ना। तो इस कटे हुए गोले के बच्चों ये जो है पॉलिश कर दी जाती है इस तरीके से, तो यही गोली दर्पण हो जाता है, क्योंकि गोले से निकला हुआ है तो ये क्या हो जाता है गोली दर्पण। ठीक है, तो बच्चों अब इसकी अगर परिभाषा अगर हमें देनी है कि अवतल दर्पण को, तो कैसे देंगे कि अवतल गोली अवतल दर्पण किसे कहेंगे, जैसे अवतल दर्पण, तो यहाँ कहेंगे कि खोखले गोले, जिस खोखले गोले को ये काट के बनाया गया उसके बाहर की तरफ जो पॉलिश की जाएगी तो क्या होगा अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए हर चीज लिखने वाली नहीं समझिए कि अवतल दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, ठीक है, यानी दर्पण, यानी हम कह सकते हैं खोखले गोले के कटे हुए भाग के बाहर की पॉलिश किया गया तो वो क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, खोखले गोले के कटे भाग की बाहर की तरफ, बाहर की ओर कलई करने पर, ऐसे लिखेंगे, कलई करने पर प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए परिभाषा बन गया इस तरह, खोखले गोले के कटे भाग की बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर कलई करने पर प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अगर मान लो बच्चों इसको लिखना हो तो इसी तरीके से लिख देंगे, क्या चेंज करेंगे, खोखले गोले के कटे भाग की अंदर की ओर, यानी जो बाहर है वो क्या हो जाएगा अंदर की ओर, कलई करने पर प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो बहुत आसान होता है बच्चों, परिभाषा बनाया जाता है, रटा नहीं जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझें, रटे नहीं। अब बच्चों देखिए इसमें बहुत सी बातें होती हैं, यानी छोटी छोटी परिभाषा होती हैं जो कि आपकी परीक्षा में लिखना होता है। तो कौन कौन सी परिभाषा है उनको हम लोग एक निगाह डालते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाना हो तो बना लीजिए। ठीक, 1 2 3 ओके। चलिए अब देखिए परिभाषाओं में क्या क्या आ जाएगा, तो इससे संबंधित हम लोग कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए दर्पण का ध्रुव, ये हो गया। ठीक है, नंबर 2 आपका द्वारक, द्वारक। नंबर 3 आपका, नंबर 3 हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। चौथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। 5वां बच्चों हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, 6ठा हो गया अभिलंब, और 7वां एक हो गया फोकस बिंदु। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परिभाषाएं पूछी जाती है, ये मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया। तो इतनी है बच्चों। अब बच्चों इसको देखो एक साथ समझते हैं, इसको छोड़ कर के बाकी सारा चीज़, मतलब इनमें क्या क्या चीज़ है, कुछ चीज़ हमको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों ये हमने एक गोला किया
और इधर भी हमने गोला किया दोनों तरफ, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया ना, सही से गोला नहीं बना। हाँ अब तो बना। चलिए, बने या ना बने, अब मान लीजिए कि गोला बन गया ऐसे, ठीक। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हम अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दें इस तरीके से, इतने हिस्से पर यहाँ तक, ठीक है। और इसमें बच्चों अंदर की तरफ कर दें ऐसे, ऐसे देखिए, ये हमने पॉलिश कर दी यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे आप लोग गणित पढ़ते हैं तो गणित में हम लोग कहते हैं कि ये वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है, तो वैसे इसका ये एक सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है बच्चों, जैसे कि एक छड़ होती है, इसका ये बीच का बिंदु तो मध्य बिंदु होता है, तो वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक मध्य बिंदु हो गया। और इसको मैं ऐसे यहाँ से ऐसे मिला दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से लेके ये वाली जो दूरी होगी ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और बच्चों ये इसको सी कह दें, तो ये जो आपका होगा इसको कहेंगे वक्रता केंद्र, ठीक। इसी में सारी चीज़ें दिख रही हैं। और ये दर्पण कौन सा हो बच्चों? तो मैंने अभी भी बताया बाहर की तरफ पॉलिश है, तो अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हुआ बच्चों? उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण। गोली अवतल दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण, क्योंकि गोला है ना इसीलिए, तो गोली शब्द लगा सकते हैं। अब बच्चों देखिए, ये जो बिंदु हुआ, यानी ये जो बिंदु हुआ इसी तरीके से इसका भी होगा, ठीक है। तो हम एक ही बनाएंगे, दोनों नहीं बनाएंगे, इसमें समझ लीजिए। तो ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे? ध्रुव दर्पण का ध्रुव बोलते हैं बच्चों। इसको पी से लिख सकते हैं, पी पोल, ये ऐसे। ये देखिए दर्पण का ध्रुव, तो यहाँ पे ये आया है ना पहला, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। और यहाँ से इसी तरीके से इसका भी होगा, ये वक्रता केंद्र हो गया बच्चों, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको बच्चों इसमें ये मिल जाती है। यहाँ पर ये हमारा उत्तल, इसी तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं, मान लेते हैं यहीं पर सेंटर है, ठीक है। और ये आपका हो गया इसी तरीके से, तो इसका भी ये रेडियस हो जाएगा उत्तल का, ठीक है। ये आपका हो गया, और ये क्या हो गया? आपका केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, ठीक। अच्छा बहुत अच्छा। तो और ये क्या है? आपकी वक्रता त्रिज्या है, जो मैंने यहाँ दिखा रखी, यही वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और इसमें देखिए, क्या देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? तो देखिए बच्चों, ये जैसे पॉलिश मैंने यहाँ तक किया है, इसको ऐसे मिला दें तो ये जो आपका हिस्सा होगा इसी को कहेंगे द्वारक, द्वारक कहेंगे, अपर्चर बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इस चित्र में। अब हम बारी बारी से इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट कर लें, फिर हम मिटा देते हैं, ठीक। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हम लोग बारी बारी से सभी परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो बाकी को मिटा देते हैं, एक को लिखे रहने देते हैं। चलिए, दर्पण का ध्रुव, ठीक है बच्चों। तो इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो क्या कहेंगे बच्चों कि दर्पण के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं,
ठीक है, पोल जिसे कहते हैं। ये हो गया बस, इसमें और कुछ नहीं करना। दूसरा परिभाषा, दूसरा क्या था हमारे पास, द्वारक, द्वारक एपरेचर बोलते हैं इसको, ठीक है, द्वारक। तो बच्चों दर्पण के, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, दर्पण के परावर्तक, परावर्तक तल के वृत्ताकार, वृत्ताकार के दोनों बाहरी सिरों के, दोनों बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है, द्वारक कहलाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा दर्पण के परावर्तक तल, तो कहने का मतलब कि गोला तो ये पूरा खोखला गोला है, मगर परावर्तक तल कहाँ तक हुआ, यानी जहाँ तक पालिश की गई, ये चीज़ थोड़ी है, इसमें तो पार हो जाएगा। तो इसी के वृत्ताकार मतलब जो बना रहा है, इसी के दोनों सिरों को मिला देंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो वृत्ताकार के दोनों बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है, ठीक है। और ये बच्चों जीवा भी होती है, ठीक है, मिलाने वाली सिरों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे जीवा भी लिख सकते हैं, जीवा, जीवा दर्पण का द्वारक कहलाती है। और बढ़िया हो गया, मिलाने वाली रेखा जीवा, ये जीवा ही तो हुआ, सबसे बड़ी जीवा तो व्यास होती है, मगर व्यास को नहीं लेंगे, ये उसको लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये दर्पण का द्वारक हो जाएगी, ठीक। अब अगली परिभाषा क्या है बच्चों, तीसरा हमारा था वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये परिभाषा लिखने के लिए आता है बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र, इसको सी से लिखते हैं। तो वक्रता केंद्र लिखना है बच्चों, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण या दर्पण, गोलीय लिख लीजिए, गोलीय दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले को, जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए बहुत आसानी से परिभाषा समझा है। तो बच्चों जो खोखला गोला आपने लिया था, तो इस गोले का केंद्र ही तो इसका आपका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यानी जैसे कहने का मतलब कि अब हमने इतना यहाँ से हिस्सा काट दिया, देखिए तो काट दिया, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो हटाओ हटाओ, अब यहाँ पर देखिए पॉलिश कर दिया गया। तो बच्चों ये जो सेंटर आया, ये जो सेंटर था, यही क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब ऐसे अगर आप बना लें, ठीक है, तो इसमें हम कहीं पर भी थोड़ी रह सकते हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं केंद्र है, मगर अगर हम इसको पूरा कर दें, ऐसे कर दें बच्चों, ऐसे कर दें, तो ये वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का आपको पता है कि केंद्र हम रख सकते हैं। वृत्त का केंद्र का मतलब कि जिस बिंदु से सभी दूरियां बराबर हो, उसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी अगर यहाँ बिंदु लिए, अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये सब दूरी बराबर बच्चों, यहाँ से जितनी भी खींची जाएगा तो वो केंद्र होगा। अब पता चले कि यहाँ से हमने ये ले लिया और ये ले लिया और ये वाली तो बड़ी दूरी हो गई, तो ये केंद्र नहीं होगा, ठीक है। तो यानी वृत्त के जिस बिंदु से उसके परिधि की ओर खींची गई सभी रेखाएं समान हो, तो वो आपका वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए ये परिभाषा ऐसे बनाया गया। तो हमने लिखा है गोलीय दर्पण
जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उस गोले का केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक, तो ये बच्चों परिभाषा हो गई इसकी। अब वक्रता त्रिज्या, अगला वक्रता त्रिज्या। तो बच्चों देखिए इसकी परिभाषा को चाहे तो इसी के अनुसार बना सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र, जब हम पढ़ लिए हैं तो सीधे लिख सकते हैं वक्रता केंद्र और दर्पण के जो है कि ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वक्रता केंद्र, और आसान हो जाएगा इससे, वक्रता केंद्र, यहाँ पे सी लिख सकते हो, वक्रता केंद्र सी, और दर्पण के ध्रुव, अब इसको पी लिख सकते हो, पी को मिलाने वाली रेखा, या ऐसे लिख सकते हैं वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ऐसे, ठीक बच्चों, यानी ये हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया। ये अब मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। तो बच्चों ये मान लीजिए इसका सी हो गया, ये हो गया, तो ये तो पूरी रेखा नहीं लेनी, केवल यहाँ तक लेनी है ये। तो ये सी पी, देखो मेरा नाम आ गया सी पी, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा तो मुख्य अक्ष हो जाएगा, तो यहाँ तक लेंगे, इसलिए लिखा वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती। या तो ऐसे लिख लें, या तो अथवा करके। बच्चों एक तरीका और है, तो मैं अथवा करके भी लिख देता हूँ, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि गोलीय दर्पण, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं गोलीय दर्पण, ये बड़ा हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, काट कर बनाया गया है, उस गोले की त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसी से रिलेट हो गई, ये थोड़ा सरल हो गया। चाहे जो लिख लें, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लें। ठीक है, तो बच्चों 4 परिभाषाएं तो देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, जरा नोट कर लीजिए इसको बड़े आराम से। चलिए अब बच्चों मैं इस समय मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, मिटा दूँ। चलिए, तो अगली परिभाषा 4 हो गया था, यानी कौन सा नंबर चलेगा, 4 के बाद 5वां चलेगा। तो 5वां लिखते हैं, 5वां मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हो गया बच्चों, तो मुख्य अक्ष को देखिए बच्चों ये पूरी रेखा होगी। ठीक है, यानी हम लिखेंगे वक्रता केंद्र सी लिख सकते हैं, या केवल वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव P से, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ तक की दूरी नहीं लिखेंगे, से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये तो बच्चों जैसे अगर आपका दर्पण है इस तरीके से,
और इस तरीके से हमने ये पॉलिश किया तो कौन सा बना, अवतल बना। तो बच्चों अगर मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र सी है तो केवल यहीं से नहीं, अगर यहाँ से ये पूरी रेखा हम लोग लेंगे तो ये पूरा मुख्य अक्ष होगा, यानी ये जाएगी वक्रता केंद्र सी और इसके दर्पण के ध्रुव से ही होकर जानी चाहिए, तभी मुख्य अक्ष होगी। अगर पता चले कोई रेखा ऐसे आ गई तो ये मुख्य अक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये तो वक्रता केंद्र से गई नहीं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जो रेखा जाएगी तो वो आपका मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसीलिए लिखा गया है वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव पी से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कितना आसान भाषा में हो गया ना। अब बच्चों अगली परिभाषा 5 हो गया, छठा आपका मुख्य अक्ष हो गया अभिलंब। हाँ बच्चों, तो अगला जो हम लोग देखेंगे वो होगा आपका अभिलंब। क्या होगा, अभिलंब। तो बच्चों अभिलंब को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष। इस पर बिंदु कोई हमने लिया बच्चों ए, और ये है वक्रता केंद्र सी। तो इसको अगर हम बच्चों मिला दें तो जो AC ये जो रेखा हो गई, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण। तो बच्चों यहाँ पर उत्तल या अवतल की बात नहीं होती, दोनों होती है, कोई एक के लिए नहीं। इसलिए गोलीय दर्पण के किसी बिंदु ए पर अभिलंब उस बिंदु को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा AC होती है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा अभिलंब होता है। ठीक है, और ये इसी तरीके से उत्तल के केस में होगा। तो ये अभिलंब की परिभाषा हो गई। अब बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं जो है फोकस बिंदु। अगला हम लोग देखते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, तो देखिए फोकस बिंदु को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। यह अगली परिभाषा है फोकस बिंदु। इसको समझ लेते हैं बच्चों। देखिए क्या है इसमें कि हमारे पास इस तरीके से ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है। तो बच्चों देखिए, इससे मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण चलेगी तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर ही जाएगी। ये इस तरीके से काटा तो यहाँ से होकर जा रही, यही फोकस है। अगर इस तरीके से इसमें ये रेखा देखें तो ये भी जो है इस तरीके से ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस तरीके से ऐसे ये सीधा मिलता है बच्चों, ऐसे उल्टा पड़ जाता है ना, इसलिए ऐसे हो जाएगा ये। तो बच्चों देखिए, इसको ऐसे दिखाएंगे और इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे और इसको ऐसे दिखाएंगे। तो ये बच्चों देखिए दोनों रेखाएं कहाँ से चली गई, इस बिंदु से काटी गई। अगर यहाँ से हम लोग कोई और भी किरण लेते हैं, जितनी किरण लेंगे तो वो बच्चों यहीं से होकर गुजरेगी, इस तरीके से होकर गुजरेगी। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ से कोई किरण लेते हैं तो वो इसी तरीके से होकर गुजरेगी, तो ये इसी तरीके से पास हो जाएगा। तो कितनी भी किरण ले बच्चों, इसी बिंदु से होकर के जाएंगी और यही फोकस बिंदु होगा। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के केस में भी होगा। तो बच्चों इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। चलिए परिभाषा इसकी लिखते हैं, ये तो बात हो गई समझने की। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम इसको उत्तल और अवतल से समझ लेते हैं, केवल 3 लाइनों में ये बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। पहले अवतल दर्पण केस में समझते हैं। तो बच्चों देखिए, ये हम केवल इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। ये किरण यूँ आई, यूँ निकल गई, ये यूँ आई और यूँ निकल गई। तो ये बिंदु जो हो गया फोकस बिंदु हो गया।
तो कैसे बोलेंगे बच्चों, देखिए किसी अवतल दर्पण में, ध्यान सुनिएगा, किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अब बच्चों इसी तरीके से हमारे पास उत्तल दर्पण के लिए भी बनेगा। तो उत्तल दर्पण में देखो अंदर की तरफ हम लोग पॉलिश कर देंगे ऐसे, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो बच्चों प्रकाश हम लोग कहाँ से डालेंगे, इधर की ओर से आ रहा है। तो बच्चों ये अब ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा बच्चों, ये दोनों को अगर आगे बढ़ाएं तो ये कटेगा नहीं, परंतु अगर इनको पीछे की तरफ ले जाएं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हम इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। एक मिनट बच्चों, ये तो मुख्य अक्ष हो गया ना, ये ऐसे, ये तो मुख्य अक्ष था, ये बना, तो ये ऐसे आया और ऐसे चला गया। अब बच्चों देखिए इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ काट देगा इसको और सीधा हो जाता है ऐसे, ये भी सीधा होता है, एकदम सीधा जाएगा। तो इसको तो हम लोग ऐसे दिखा देंगे, ऐसे। अब ज़्यादा सही हुआ इस तरीके से। तो बच्चों अब ये भी थोड़ा तिरछा नज़र आ रहा है ऐसे, अब ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से बनेगा बच्चों चित्र बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों फोकस बिंदु हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये उत्तल का हो जाएगा। ये हमारा क्या है, उत्तल, और ये क्या है हमारा अवतल, ये है हमारा अवतल। ठीक है, तो बच्चों अवतल केस में तो मैंने बताया, उत्तल केस में कैसे बोलेंगे, किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती। बच्चों क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गया, काट नहीं रहा, परंतु पीछे बढ़ाने पर हमको लगेगा कि इस बिंदु से आ रहा है, हमें प्रतीत होगा, आभास होगा, तो इस बिंदु से ही निकल के आ रहा है ये किरणें यहाँ पर, और एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, पीछे की ओर बढ़ाने पर काट रही हैं। तो हम यूँ कहेंगे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो बच्चों ये इसके केस में हो गया। अब दोनों को हम लोग मिला देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए एक साथ बोलेंगे, अब ना हम अवतल लेंगे और ना उत्तल लेंगे, मतलब परिभाषा में ना अवतल का प्रयोग करेंगे ना उत्तल का करेंगे। और कैसे बोलेंगे कि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो दोनों को हमने मिला दिया। इसमें बोलेंगे जिस बिंदु से होकर जाती हैं और इसमें बोलेंगे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यही वर्ड को जोड़ना है अथवा करके। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं, इसको बना लीजिए, बनाना चाहें तो आप। हाँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए कैसे परिभाषा लिखी जाएगी, लिखेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं
वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाता है। इस तरीके से परिभाषा होगी। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। चलिए, तो बच्चों ये आपको कैसा लगा? ये आपको समझ में आया? अच्छा लगा ना? तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स करके हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया, ये टॉपिक कितना समझ में आया। ठीक है, और इसको अन्य दोस्तों तक पहुंचाइए, यानी इसको शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। जरूर बच्चों इसमें कमेंट्स करिए और लाइक करिए। कमेंट्स द्वारा हमें ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और आपका कोई अगर सुझाव है, यानी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए रसायन विज्ञान से संबंधित या जीव विज्ञान से संबंधित, ठीक है, या किसी भी टॉपिक पर, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसी के आगे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।